नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की में आज अब देखिए 6 चरण का मतदान जब पूरा हो चुका है, अब कुल 57 सीटों की वोटिंग बाकी है। और अब इसके साथ ही अब दावे तो प्रधानमंत्री ने ये तो कर ही दिया है कि सरकार उनकी छठे चरण में ही बन चुकी है। आज वो मिर्जापुर में थे, उनकी बात मैं आपको सुनाऊंगा, विरोधियों की बात भी आपको करेंगे। लेकिन आज जरा हम यूपी में घुसेंगे डिटेल में, क्योंकि यूपी में अब जिन सीटों पर चुनाव होना है छठे फेज 7वें फेज के अंदर, ये चुनाव अब उस जगह दाखिल हो गया है जो प्रधानमंत्री भी चुनता है, जो यूपी का मुख्यमंत्री भी चुनता है, और जहां पर आप ये कह सकते हैं कि सबकी ताकत है। वहां ऐसा ये नहीं कि सपा की ताकत नहीं है वहां पर, या बसपा वहां कुछ नहीं है, बीजेपी तो वहां पर बहुत कुछ है। तो आज उस फेज की भी हम लोग बात करेंगे। टक्कर कहां कहां पर मिल सकती है। महाराजगंज, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी का चुनाव इंपॉर्टेंट है, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर का चुनाव, चंदौली, वाराणसी प्रधानमंत्री वाला, मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल वाला, रॉबर्ट्सगंज, अब यहां पर चुनाव दाखिल हो गया है। तो अब पूर्वांचल की हम जब बात करते हैं तो वहां खास तौर पर आपको जातियों की बात भी करनी पड़ती है। चुनाव में बड़ी चर्चा चली, भाई ये जाति जलन नाराज हो गई, जात पूछ बीजेपी से नाराज हो गया, यादव टूट नहीं रहा है, मायावती दलितों को संभाल पाई, रोक के रख पाई कि नहीं रख पाई, इन सब, या और जो ओबीसी हैं उनमें बीजेपी जितनी पकड़ बना करके चल रही थी वो वैसे का वैसा ही इस बार भी रहा मामला कि नहीं रहा, इस सब की हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कुछ बातें अभी तक के चुनाव के बारे में वो हमको जान लेनी चाहिए, जो अभी तक बाय एंड लार्ज सभी लोगों का मानना है कि ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं खासकर यूपी की बात आपसे सबसे पहले करने जा रहा हूं। एक चीज अब दिखाई दे रही है कि ये सारा का सारा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का नरेंद्र मोदी के नाम पर और योगी आदित्यनाथ के यूपी के काम पर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहीं है ही नहीं, लगभग कहीं है ही नहीं। इक्का दुक्का आप छोड़ दीजिए जो अपना वोट खींच पा रहा हो, वरना बाय एंड लार्ज ये सारा का सारा यूपी का इलेक्शन मोदी योगी के ऊपर हो रहा है। बल्कि जो जानकार लोग हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि मोदी योगी को अपने सांसदों को रिपीट जो किए, ज्यादातर सांसद रिपीट कर दिए गए, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों में सांसदों को लेकर के उदासीनता ही नहीं, कुछ हद तक नाराजगी दिखाई दे रही है अपने सांसद को लेकर के। 2 बार 3 बार के सांसद हो गए, लेकिन मोदी योगी का नाम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2-3 चीजें और बड़े जोर शोर से चल रही हैं। यहां ये राशन चल रहा है, जो लाभार्थी वर्ग है वो खूब वोट कर रहा है, दबाकर वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ देने वाला है, जबरदस्त डिविडेंड देने वाला है। समाजवादी पार्टी की बात करें, यादव वोट बैंक को अखिलेश यादव कमोबेश बरकरार रखने में अपने साथ कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोट भी नहीं टूट रहा है, वो गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस और सपा के साथ खूब जा रहा है, और मुस्लिम वोट का प्रतिशत भी इस बार अच्छा खासा रहा, यानी वोटिंग मुसलमानों की अच्छी हुई है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अमेठी रायबरेली को छोड़कर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं और खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि अमेठी रायबरेली में एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। अमेठी में भी, जहां पर स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था, केएल शर्मा वहां से गांधी परिवार के करीबी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर रायबरेली में राहुल गांधी एक बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियस फाइट के अंदर दिखाई दे रही है। अब मायावती की बात करें, मायावती फैक्टर को लेकर पहले तो शुरुआत में लग रहा था कि चुनाव में वो इतना ठंडा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मदद हो जाएगी। फिर उन्होंने जो उम्मीदवार दिए उससे लगा कि ये तो दोनों का नुकसान कर सकती हैं। जहां मुसलमान उम्मीदवार दिए वहां पर गठबंधन का, जहां पर बाकी उम्मीदवार है वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को भी डेंट कर सकती हैं। लेकिन एक बात ये दिखाई दी कि उनका जो कोर जाटव वोट है उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी दलित वोट को वो बटने से नहीं रोक पा रही हैं। वो जा रहा है और वो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इलेक्शन के अंदर शुरुआत में जो रिजर्वेशन का मुद्दा चला था उसने कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को शायद किया, ऐसा भी लोग मान रहे हैं, लेकिन उसको कवर अप भारतीय जनता पार्टी ने फिर कर लिया। क्या यूपी का इलेक्शन पोलराइज हुआ? जब प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, अब वो एक कह रहे हैं वोट बैंक के सामने ये सारी पार्टियां जाके मुजरा करेंगी, इसको लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कौन सोच सकता था। लेकिन इन सब में बड़ी बारीक मैसेजिंग है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यूपी का इलेक्शन को पोलराइज करने की या हिंदुओं को एकजुट करने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि भाई जाति से उठकर वोट हो, क्या वो हो पाया है? 6 चरण के बाद हम लोग इस पर आज खुलकर के बात करेंगे। राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। तो पहले जरा आज यूपी में जिन सीटों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ये सारी सीटें आज चुनाव, समीर जी अब पूर्वांचल में प्रवेश कर गया है। सबसे कड़ी टक्कर जहां होती है, घमासान यूपी का जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी वहां पर आती है। योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट इसमें आती है।
और कई जातिगत समीकरण वाली घोषित सीट भी यहीं पर है, जहां पर सोहेलदेव भारतीय समाज पक्ष के अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है, उनकी सीट मिर्जापुर भी इसी क्षेत्र में आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रैली की। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाला प्रधानमंत्री मोदी और योगी के दबदबे वाला है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत अच्छे से सभी सीटें जीतने वाली है। एक आध सीट पर ऐसा लग रहा था कि घोसी पे चुनौती मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की रैली और योगी का जो पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है और राम का जो नाम है, काम और नाम दोनों पूर्वांचल में सर के बोलेंगे। और 13 सीटें जो भी है लास्ट फेज 1 जून के लिए, मुझे लग रहा है 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाली है। ये फेज बीजेपी का है आपके? पूरा एक तरफा बीजेपी की तरफ जाने वाला है, चाहे वो सलेमपुर हो, चाहे वो घोसी हो, चाहे वो चंदौली हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे रॉबर्ट्सगंज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वाराणसी हो, सारी सीटें आखिरी फेज की। गाजीपुर भी है इस बार मुख्तार अंसारी वाला, लेकिन हाँ, वहां पर ध्रुवीकरण बहुत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली वहां पे की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से चुनौती मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी। मनोज सिन्हा ने जो जम्मू कश्मीर के एलजी है, उन्होंने बहुत ध्यान दिया इस सीट के ऊपर वहां पर जिताने के लिए, क्योंकि पिछले बार वो चुनाव हार गए थे। 13 की 13 बीजेपी को जा सकती है। बिल्कुल, 13 की 13 सीटें बीजेपी को। साहब, प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि सांकेतिक भाषा में वहां के लोगों को एक ढंग प्रधानमंत्री का बयान आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने जानबूझ करके सांकेतिक भाषा में याद भी दिलाया है कि गाजीपुर का लाल जो है वो नेतृत्व कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक ढंग से वहां पर एक भूमिहार मतदाता भी जो है वो गाजीपुर में बहुत बड़ा है। तो उसको अपनी तरफ से उनको था कि अजय राय वगैरह के आने से शायद उस वोट बैंक में थोड़ी बहुत डेंट पड़ जाए, तो लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की रैली जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत धुआंधार रैलियां की है जो पूर्वी इलाका है। और समीर जी ठीक कह रहे हैं, एक दो ऐसी जगह जैसे महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ भी चंदौली में जो है ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ टक्कर काफ़ी होने वाला है, लेकिन सामाजिक समीकरण में जो है वो ऐसा फिट बैठता नहीं है। मुझे लगता है कि वो चंदौली की सीट भी जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये आपके हिसाब से भी ये राउंड बीजेपी के नाम होगा? मुझे लगता है एक आध सीट ऐसा है जहां पर थोड़ा सा टक्कर जैसा दिखता है, संघर्ष दिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सारी सीटें जीतने जा रही है। यार जरा अंग वस्त्र का, गमछे का राज तो बताइए कहाँ? मैं तो 3 महीने में पहली बार देख रहा हूँ आपको। गर्मी तो 2 महीने से पड़ी रही है। ये जो है वो एक मेरी PhD स्टूडेंट है, उनकी माँ जब यहाँ आई थी तो आसाम से, तो ये आसाम से उन्होंने दिया। तो वो शायद देख भी रही होंगी आपके कहानी कुर्सी को, वो देखती हैं। तो मैंने आज ये किया। बीजेपी वाले सारा इसको पहनकर प्रचार करते हैं, आज को ये ना कहते आप कैंपेन करने आए हैं। नहीं, वो कह भी देंगे तो कोई क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, मेरे बारे में क्या कोई कहता है इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं अपने बारे में क्या हूं मुझे ये जानने की आवश्यकता है। राहुल जी, यूपी का ये राउंड 13 सीटों का राउंड, प्रधानमंत्री की सीट, योगी जी की सीट, सब इसके अंदर। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग वो है। और जिस तरह का देखिए हमने वाराणसी देखा, हम जानते हैं सबके वाराणसी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री को कोई मुश्किल हो। लेकिन आप जो प्रियंका गांधी और सपा के जो मुख्य हैं, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने जो एक वहाँ पर रोड शो किया, तो अच्छी खासी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भीड़, मुझे लग रहा था, मैं बड़े इंटरेस्ट से वो देख रहा था कि आखिर लोग आते भी हैं कि नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री की सीट, इतनी प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले लोग वहाँ आते हैं कि नहीं आते। ठीक ठाक भीड़ वहाँ पे आई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें कि बाकी जो सीटें, जैसे घोसी की सीट है, घोसी की सीट पे हम मान सकते हैं अरविंद राजभर, राजीव राय। हाँ, राजीव राय। और राजीव राय जो पिछली बार बीएसपी से जीते थे, अब वो बीजेपी से कैंडिडेट। अरे उन्होंने भी घोसी बोला, आपने भी घोसी बोला। घोसी की क्यों आप दोनों ने पहले बात शुरू की? देखिए, घोसी एक ऐसी सीट है जिसमें पिछली बार अगर आप देखें तो सपा और बसपा का गठबंधन था, और इसके कारण वो सीट बसपा निकाल पाई थी। और मुझे लगता है इस बार ये फैक्टर नहीं है वहां पर। और असेंबली भी बाई इलेक्शन भी जीते थे अखिलेश यादव। बिल्कुल। अब इस बार वहां पर ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे में लोकसभा में किस तरह के समीकरण बनते हैं? दूसरी तरफ बीएसपी ने पुराने अपने सांसद जो हैं उनको यहाँ पे टिकट दिया है, तो वो किस तरह से होता है? अब जो है, अगर जो पिछली बार अतुल राय जिनकी बात हो रही है, ये अगर बीजेपी से हैं तो इनको क्या वही लोग समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो कोई सीट जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है। अरविंद राजभर सुभाषपा से लड़ रहे हैं, राजीव राय सपा से। राजीव राय सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, कास्ट कॉम्बिनेशन घोषित में यह रहा था कि ये अकेली सीटें, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन ने कहा था कि जब
ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, और पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के जो शब्दों का प्रयोग किया था प्रदेश के, तो संगठन कह रहा था कि भाई आपने मंत्री बना दिया, अब बेटे को टिकट मत दीजिए घोषित से, तो पिता को मंत्री बनाया और बेटे को आपने लोकसभा दे दी। तो स्थानीय संगठन बहुत खिलाफ था इस बात नहीं, और राजभर बातें क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे हम नंबर 1, हम तुम्हारे नंबर 1 नंबर 2 से बात होती है सीधे। ऐसा है हम वही वाला विभाग ले आए जो मुख्यमंत्री के पास भाजपा के नेताओं को धमकी देते कि पार्टी से निकलवा दूंगा। ऐसा है कि वो तो गर्मी योगी जी ने उनका शांत कर दिया था, वो ठीक कर दिया था कि उनको जो वो कहते थे ना कि हमारा गमछा दिखा देना और थाने में चले जाना, हमारा खाली गमछा दिखा दोगे तो एक आध गो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके गए, उनकी अच्छी खासी धुलाई हो गई। अच्छा, मैं घोसी की बात करते हैं सर शुरू कर रहा हूं। देखिए, जब मैं घोसी को एक टेस्ट केस के तौर पर लेते हैं, एक सीट पर उतना बात नहीं हम लोग करने जा रहे, लेकिन मुस्लिम मतदाता 3.5 लाख, यादव मतदाता 2.5 लाख। तो अगर आप अखिलेश यादव हैं आप, तो आप सोचेंगे ना कि मैं तो शुरू कहां से कर रहा हूं, मैं तो शुरुआत 6 लाख के वोट से मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये मानते हुए चलिए कि भाई मुस्लिम वोट नहीं बट रहा और यादव वोट नहीं भी टूट रहा है। दलित 5 लाख, मायावती जी वहां पर है, मायावती जी कितना उसको रोक पाएंगी। बाकी सबको भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करना पड़ता है। इन सब के अलावा चौहान 2,30,000, राजभर 2 लाख है, मौर्य 1 लाख है, वैश्य 1 लाख है, राजपूत ब्राह्मण 180 है, भूमिहार 80,000 है। मैं केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि भाई वोट बैंक वाले जो होते हैं उनको एक पुष्ट मिलता है। देखिए, भाजपा की चुनौती होती है कि बाकी सब समेटो। नहीं, इसलिए सिर्फ भाजपा की चुनौती वाली सीट नहीं है। अब इसमें देखिए, ओम प्रकाश राजभर की इज्जत दाव पे है, दारा सिंह की चौहान की इज्जत दाव, AK शर्मा की इज्जत दाव पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी उसकी इज्जत दाव, 3 जो मंत्री हैं वहां सरकार में उनकी इज्जत दाव। ये भी आपको समझाता है क्यों भाजपा को ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ती है। देखिए, भाजपा को ध्रुवीकरण की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि ये आपके दर्शकों को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 कम्युनिटी ऐसा है जो एकदम ध्रुवीकृत पहले से ही है। आप ऐसे लोग से लड़ने जा रहे हैं जिनके हाथों में तलवार पहले से रखा हुआ है। अब आप उनके सामने आप कहें कि नहीं हम लाठी लेकर के जाएंगे जी, हम तो निहस्त जाएंगे, हम तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें करेंगे, संभव नहीं है। आप उनसे, आप जिसको कहा जाता है ना सठम साठम समाचरित, आप उनको उन्हीं की भाषा से लड़ सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना गर्मी है, सौरभ जी कहा जाता है गर्मी है तो कई बार कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कई लोगों का मानना है कि नहीं चाय पीजिए, गर्मी से ही काटा जाता है। तो जब तक उनको ये नहीं बताया जाएगा कि देखिए ये कम्युनिटी 3 लाख की जो कम्युनिटी है वो पोलराइज्ड वोट करती है, ये जो 2 लाख की कम्युनिटी है ये पोलराइज्ड वोट करती है, एक जाति के नाम पर करती है, दूसरा धर्म के नाम पर करती है, इसलिए बाकी लोगों के लिए खतरे हैं। ये इस प्रकार की मानसिकता खतरे के लिए है, तो बाकी हिंदुओं को एकजुट करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। नहीं तो इस राजनीति की जीत का मतलब आप समझ रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि ये मान ले कि एक जाति जो है एक धर्म के साथ मिल जाए और कहे कि नहीं हम सरकार बना लें। होता है बिहार में यही हुआ था, लालू यादव के बैड गवर्नेंस के बावजूद भी लालू प्रसाद जो 15 साल तक मुसलमान भी आ गए, मुसलमान यादव और कुछ राजपूत कुछ ब्राह्मण सारे मिल गए। और यहाँ भाजपा को तो अपनी वो नाराजगियां भी दूर करनी पड़ती है, कभी राजपूत नाराज, किसी चुनाव में ब्राह्मण नाराज। भाजपा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी संघर्ष करती है, सामाजिक समीकरणों का दबाव झेलती है, और ये निकम्मे होकर के भी सामाजिक समीकरणों के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी आपने वो प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया स्टेटमेंट में। एक बार उन्होंने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले अपने वोट बैंक के सामने जहां जाकर मुजरा करना है कर लें, करते रहे। एक बार ये कहा, फिर दूसरी बार उन्होंने बिहार में जाकर के कहा ये लालटेन वाले जितना मुजरा करना चाहे कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी बड़ी आलोचना हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बात तो आलोचना से उनको फर्क नहीं पड़ता, दूसरा एक शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है, वो कहीं टारगेटेड होता है, वरना एक शब्द 2 बार तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे वो। अब ये जो मुजरा चल रहा है ना, कल से ये शब्द जो ट्रेंड कर रहा है मुजरा, इसका मतलब भी आज हम आपको समझाएंगे भाई क्यों प्रधानमंत्री ने ये बात कही, जानते हुए कि ये बात मैं कह रहा हूं और इसकी बात मुझे आलोचना सहनी पड़ेगी, क्यों मुजरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, इसकी बात आगे करेंगे। आज मिर्जापुर में है, वो प्रचार कर रहे थे, वहां रैली की उन्होंने, वहां की प्रधानमंत्री की बात आपको सुनवा रहा हूं, फिर आगे बात करते हैं। प्रयोग क्यों नहीं किया, मुजरा ही क्यों किया? कथक भी तो कह सकते थे, कुचिपुड़ी भी तो कह सकते थे। सुनिए
4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता, तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है। वही प्रधानमंत्री डायलॉग कहां से लाते हैं? इन के मन के होते हैं, कोई लिख के देता है। एक गजब बात है। वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देंगे वो, और 5 साल तो कोई मिस्त्री नहीं रखता। अगर कोई अपना कोई बिल्डिंग भी बना रहा हो तो बार बार मिस्त्री थोड़ी बदलता रहता है। या तो देश चाह रहा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने मन से कह दिया। इस वाक्य के जनक हैं श्रीमान संजय राउत, महाराष्ट्र वाले। उन्होंने ये कहा था एक सवाल के जवाब में, अरे हम सबको हम सब लोगों का प्रधानमंत्री बनेगा, एक साल में हम प्रधानमंत्री देंगे सब लोगों को। बड़ा मंगल के दिन बीजेपी का मंगल। पर ये चल नहीं पाता। देखिए, ये कोशिशें हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। सब मजाक थोड़ी है ये। क्या? उत्तर प्रदेश में, वैसे बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में धोखे खाए ना बहुत सारे लोगों ने। ऐसे ही हाफ 6 महीने की बंदर मार्ट चलती थी। तो ये क्या, ये कोई संभव चीज नहीं है। जो मर्जी बोलना है बोल दो, ये विपक्ष का जो मर्जी। लेकिन बड़ा मंगल के दिन अब की बार 400 पार का नारा यूपी के बगैर मुमकिन नहीं है, इसलिए आज हम यूपी की बात कर रहे हैं। आप मुझे जातियों की बात आप बता रहे थे। देखिए, मैं मिर्जापुर की भी बात आपको करिए। मिर्जापुर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, वहां पर अनुप्रिया पटेल जो है वो चुनाव लड़ रही है। 2 जगह उनकी पार्टी, और वो अलग ही फॉर्म में आजकल। वो कईयों के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, जिसके यहाँ बीजेपी। और वो मेरी समझ से परे है। वो जो राजपूत समाज के लिए को बोल रही हैं और जिससे वो नाराजगी वहां पर हो रही है, क्यों बीजेपी चाहिए भी? कुर्मी वोट भी मेरा, राजपूत वोट भी मेरा, और दोनों यूपी के पक्के वोट हैं मेरे। मैं क्यों एक नेता क्यों भिड़ाने में लगा है दोनों को? समझ में नहीं, ये समझ नहीं आया। और क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया, ये भी समझ नहीं आया। अब उनको राजपूतों की लड़ाई का मामला है प्रदेश। देखिए, मिर्जापुर उस लड़ाई से बीजेपी को क्या फायदा? वो तो अपनी पार्टी का देखेगी ना, अपना दल का। उसका वोट बैंक तो कुर्मी है, तो कुर्मी हो गया, बिल्कुल लामबंद हो जाएगा इससे। देखिए, मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उनकी बात करें तो 2,50,000 जो है पटेल वोट है। तो उनके वोट 2,50,000 आप मान सकते हैं कि उसके आसपास उनके वोट है। लेकिन वहां पे दिक्कत 2 चीजें क्यों हो रही है? वहां पे सपा ने बिंद समाज से एक प्रत्याशी दिया और बसपा ने ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी दिया। दोनों 1 लाख से ज्यादा समाज वहां पे है दोनों का। तो वहां एक ये मामला है। साथ में राजा भैया जो हैं अब उनके पीछे लगे हुए हैं, और राजा भैया जो पीछे लगे हुए हैं उन्होंने अपने सारे लोगों को बोला है कि इनको वोट नहीं करना। अच्छा, तो वो दिक्कत जो है, प्रतापगढ़ का असर हाँ, ये मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा। वहां पे अपने लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि सपा को वोट करना है। तो अगर ये सब हो रहा है तो मिर्जापुर में खलबली है वहां पे कि इस सीट का क्या होगा। जैसे मेरे को रॉबर्ट्सगंज की सीट पे कोई खलबली नहीं नजर आती है। वहां पे जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ते हैं उनकी इस पर आपने अपना नहीं बताया इन 13 सीटों का। सबने कहा एक आध सीट पर कोई दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है यही है, एक आध सीट पे घोसी जैसी सीट है। मैंने आपको मिर्जापुर का भी एग्जांपल, मिर्जापुर में भी अनुप्रिया पटेल को दिक्कत हुई है। थोड़ा बहुत मैंने कहा कि देखिए, कुछ मुकाबला तो हो ही रहा है ना। पहले होता था मुकाबला ही नहीं होता किस सीट पे। अब वाराणसी पे क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं होगा, लेकिन इस पे होगा। मैं कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को जो यूपी में बहुत घूम रहे हैं और बड़े विश्वसनीय लोग, उनको मैं सुनता हुआ आ रहा था, तो उन्होंने जातियों को लेकर एक बात कही कि बीजेपी की दिक्कत क्या है, इसका नुकसान कितना हो तो अलग बात है, लेकिन क्या प्रॉब्लम? जो भी दो डोमिनेंट आपके जो पक्के वोट का जो वोट वाले जातियां होती हैं,
वो दोनों कभी एक साथ खुश नहीं रह सकती। ब्राह्मण खुश होगा तो राजपूत नाराज हो जाएगा, राजपूत खुश होगा तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। पर ये यूपी में ही नहीं है, ये सब जगह है। देखिए लेकिन जाट और सौरभ जी, मैं गुजर इसका एक जवाब साथ देता हूं। जाट और गुजर सौरभ एक जी, साथ- तो ये सब नहीं जगह नहीं है। ये देखिए, ये ऐसी दो- प्रतियोगिता जो है ना हर जगह चलती है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो योगी जी के जितने ब्राह्मण थे उन्होंने कहा तो ये तो राजपूतवाद चल रहा है, ब्राह्मणों को हाशिए पर ठेला जा रहा है। अब जहाँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता है वो कहा जाता है कि भाई कैबिनेट में तो है वो ब्राह्मणों का दबदबा है, राजपूतों का क्या दबदबा है। अब तीसरी कोई डोमिनेंट कास्ट आता है, वो कहता है कि अरे भाई ब्राह्मणों का चल रहा है, राजपूतों का चल रहा है, हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा, हाशिए पर नहीं, हम तो पूरे हैं। फिर वैश्य समुदाय जो है वो अलग करता है। देखिए मैं अलग क्लासिफिकेशन में करता हूँ, मैं बार बार करता हूँ कि वर्ण व्यवस्था से निकली हुई जो डायरेक्ट जो निकलती है वो राष्ट्रीय जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण राष्ट्रीय जाति है, राष्ट्रीय नहीं, जातियां? नहीं, फिर इसको आप देखिए, ब्राह्मण राष्ट्रीय जाति है, ब्रेक अप क्यों? वैश्य राष्ट्रीय जाति है, क्षत्रिय राष्ट्रीय जाति है। अब इनसे जो उपजातियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां जैसी हैं। बाकी जैसे कुर्मी हुआ ये सब वही है। आप ये रीजनल जाति है सर, ब्रेक है वो रीजनल पार्टी ब्रेक है। में ले लेता हूं आपको। अब ये जो हमने जातियों की बात की, इन जातियों का कोई के ऊपर क्या कोई ओवर राइडिंग फैक्टर है? जैसे मैं आपसे कह रहा था, मोदी योगी की जोड़ी का कमाल चल रहा है। और आप जरा गौर करें, प्रधानमंत्री की बातें मैं इस चुनाव में कम से कम अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों में 2 बार सुन चुका हूं। एक बार तो रजत जी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराते थे पहले मेरे नाम से, अब मोदी के साथ योगी भी जोड़ दिया है। बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अभी उन्होंने फिर एक सभा में फिर एक बात दोबारा योगी जी का नाम लेकर के फिर बोला है, कल ही बोला है उन्होंने। तो वो योगी जी का नाम बार बार मोदी जी इसीलिए ही ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी के साथ जब यूपी में योगी जुड़ जाता है तो फिर जाति पूरा जातियां पट जाती हैं। इस पर आगे बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देखते रहिए आपका शो कहानी कुर्सी। बिल्कुल आपने सही पकड़ा।